सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत बधाई कि आपने इस सत्र में अपना टीचर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल कंप्लीशन की तरफ आप लेके जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट जो EDU 226 है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एकेडमिक राइटिंग, उसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जो रिसर्च में माना जाता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि नया ज्ञान या जो ऑलरेडी ज्ञान स्थापित है उसके बीच में जो गैप्स हैं उनको भरने का काम, या जो नई कॉन्सेप्ट्स हैं उनको नई इंटरप्रिटेशन देने का काम करते हैं। और रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ टूल्स बनाते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं और स्टैंडर्डाइज करने के बाद डेटा को कलेक्ट करने जाते हैं। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद उसकी स्कोरिंग की जाती है और स्कोरिंग करने के बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बिकॉज इतने सारे सैंपल से जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो एक अनग्रुप सिचुएशन में आपका डेटा रखा होता है और आपको उस सारे डेटा में से को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है कि हम किसी तरह से उसको एनालाइज करके वो जो प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन के अंदर है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ उस एनालिसिस को लेके जा पाए। तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उस डेटा में से मीनिंग निकालना, उस डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टेक्निक्स उनको यूज करना, ये एक जो इनिशियल एस्पेक्ट है डेटा एनालिसिस का, उसका इनिशियल एस्पेक्ट ये जो है ये किस तरह से हम रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करें और ग्रुप डेटा की हेल्प से हम किस तरह से सेंट्रल टेंडेंसीज को वर्कआउट करें, कंप्यूट करें, या डाइवर्जन को कंप्यूट करें, या आगे एरर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने के बाद फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं। लेकिन इससे पहले डेटा कंपाइल करना और उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करके उसमें से कुछ मोटे मोटे तौर पे क्या वो डेटा कह रहा है इसके बारे में जानना। तो आज जो बेसिकली वो हम ये कोशिश करें कि हम डेटा कलेक्ट करने के बाद किस तरह से डेटा को टेबुलेट किया जाता है, किस तरह से डेटा को ग्रुप किया जाता है टेबल्स के अंदर, किस तरह से उन टेबल्स के थ्रू हम उस बिहेवियर, डेटा का जो बिहेवियर है उसको जानने की कोशिश करते हैं। और इस सारे में जो जो एक ग्राफिकल टेक्निक्स हैं वो हमें बहुत हेल्प करती हैं, जैसे बार ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, या ओजाइव है, पाई चार्ट है। ये सब जो ग्राफिकल टेक्निक्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं किस तरह से हम उस डेटा में से एक जो बिहेवियर है उस डेटा का, उस सैंपल का, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो आज का सत्र इस बात पे फोकस करेगा कि हम किस तरह से डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मैंने 10वीं क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया और उन बच्चों की परफॉर्मेंस आई, ये रॉ डेटा की फॉर्म में आया। टोटल बच्चे जो थे 30 थे क्लास में, और एक बच्चे के 72 नंबर आए, दूसरे के 81 नंबर आए, तीसरे के 56 नंबर आए, चौथे के 67 नंबर आए, पांचवे के 83 नंबर आए और छवें के 61 नंबर आए। इसी तरह से पूरे 30 बच्चों के कुछ नंबर आ गए। ये हमारे पास रॉ डेटा है। इस रॉ डेटा से हम कैसे इस रॉ डेटा का बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम रॉ डेटा कहते हैं। और उसके बाद इसको टेबुलेट करने का तरीका, किस तरह से हम इस रॉ डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेंज डिटरमिन करते हैं कि सबसे ज्यादा, रेंज का मतलब है सबसे ज्यादा स्कोर किसका था और सबसे कम स्कोर किसका था। उसके बाद हम क्लास इंटरवल डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर और कितने नंबर के बीच में, किन दो नंबरों के बीच में कितने लोग आ रहे थे। अगला जो दो नंबर, दूसरा जो इंटरवल था उसके बीच में कितने नंबर आ रहे थे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अलग अलग रेंज के अंदर कितने कितने लोग आ रहे हैं, तो उसकी टैली वगैरह बनाते हैं। तो ये प्रोसीजर है टेबुलेशन ऑफ स्कोर्स का। तो सबसे पहली बात जो थी वो थी डिटरमिन द रेंज।
तो रेंज हम कैसे डिटरमिन करते हैं? ये 30 स्कोर हैं जो हमने पहले स्लाइड में आपको दिखाए थे, जो रॉ स्कोर्स हैं। उसके बाद आप देखिए कि रेंज क्या है, जो मैंने आपको बताया, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। अब इसमें आप देखिए कि हाईएस्ट स्कोर क्या है, 86, और लोएस्ट स्कोर क्या है, 53। तो रेंज कितना हुआ, 33। रेंज कितना हुआ, 33। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि रेंज कितना है हमारे डाटा का। ये डाटा तो यहाँ पे 30 है, कई बार ये 1000 डाटा भी हो सकता है, ये 5000 डाटा भी हो सकता है, ये 500 डाटा भी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास ये जो स्कोर थे, ये 30 थे, और 30 स्कोर में से 33 की स्कोर रेंज निकली। दूसरी बात है, डिटरमिन द क्लास ऑफ द ग्रुप। रेंज यदि 30 की थी और नंबर ऑफ इंटरवल्स हम कितने चाहते हैं, से 5 चाहते हैं, तो 33 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 7, 6.9 या 7, तो 7 इंटरवल्स हमारे बन जाएंगे। और ये तरीका था कि हम ये पता करें कि किस तरह से हम रेंज डिटरमिन करते हैं किसी भी ग्रुप की। तो अब आप देखिए कि जैसे स्कोर्स 51 टू मिनिमम कितना था हमारा, 53 था, तो हमने 51 से शुरू किया 55 तक, 56 से 60 तक, 61 से अब ये आप देखेंगे तो ये 7 या 8 कैटेगरीज बन गई हैं, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जो स्कोर्स हैं वो आ जाएंगे। और उसके बाद टैली लगाएंगे हम उनके इंटरवल्स के सामने। फॉर एग्जांपल, ये रॉ डेटा था, ये हमारी रेंज आई, रेंज आने के बाद ये हमने लास्ट स्लाइड में ये हमने अलग अलग कैटेगरीज बना ली हैं, जिसको हम क्लास इंटरवल करते हैं। अब क्लास इंटरवल्स के सामने हमें ये देखना है कि इस जो 51 और 55 मार्क्स लेके आए हैं वो कितने लोग हैं, ये टैली करेगा, ये बताएगा। 56 और 60 मार्क्स के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, ये टैली बताएगा। 61 टू 65 कितने लोग स्कोर कर रहे हैं, ये टैली बताएगा। तो टैलीज कैसे लगना है, जैसे हमने पहला देखा 72, तो 72 ये यहाँ एक टैली आ गई, 71 और 75 के बीच में 72 आ रहा है, तो एक टैली आ गई। तो 81, 81, 81 और 85 के बीच में एक टैली लगा लिया हमने। 56, तो 56 टू 60 के बीच में हमने एक टैली लगा लिया। 67 तो 66 और 70 के बीच में हमने टैली लगा लिया। तो इस तरह से हम एक एक टैली लगाते जा रहे हैं, एक एक स्कोर को टिक करते जा रहे हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही है। यस, अब हमने ये सारी की सारी इसी तरह से टैलीज कर लिए। ये हमारा टैली का स्ट्रक्चर आ गया। 86 टू 90 में एक टैली है, 81 टू 85 में 4 टैलीज हैं, 76 टू 80 में 4 टैलीज हैं, 71 टू 75 में 5 टू 7 टैलीज हैं, 66 टू 70 में 5 टैलीज हैं, फिर 61 टू 65 में 4 टैलीज हैं, 56 टू 60 में 3 टैलीज हैं, 51 टू 55 में 2 टैलीज हैं। और ये जो कुछ भी मैंने अभी वर्ड्स बोले, ये 3 टैली हैं, 4 टैली हैं, ये सारी सारी क्या हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। और कितने लोग थे ये, 30। सो एन कितना आया, 30। तो इन 30 के 30 स्कोर्स को हमने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर लिया। ये पहला स्टेज है जब हम किसी भी डाटा के बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको रॉ डाटा से या इंडिविजुअल डाटा से ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अलग अलग मेथड्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के या दिखाने के। और ये जो ग्राफ है ये हमें हेल्प करता है कि एकदम से देखते ही हमें एक पैटर्न पता लगे कि हमारा डाटा क्या कह रहा है। हमारा जैसे 20-30 लोगों का डाटा था, इसमें मैथमेटिक्स की 10वीं क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस थी। तो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये 10वीं क्लास के बच्चे मैथमेटिक्स क्लास में, ये अपरेंटली आपको अलग अलग ग्राफ से पता लग जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हिस्टोग्राम तीसरा, चौथा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और चौथा जो है वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व, और इसको हम ओजाई भी कहते हैं। जब हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व बना लेते हैं, पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व था, उसके बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व 100 में से कितना आएगा, तो वो ओजाई हो जाता है। और एक और टूल जो हम यहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल बी पाई चार्ट, जिसमें हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को 100 में नापने के बजाय, परसेंटेज में नापने के बजाय डिग्रीज में नापेंगे कि 360 में से कितना शेयर किस आदमी का है। तो ये 5 जो तरीके हैं डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के, ये आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ये वही डाटा है जो हमने पहले रॉ डाटा से ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया था। तो आप देखेंगे कि ग्राफ के ऊपर इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है। ग्राफ में आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, फिर आपने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये सभी लोग करते हैं। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जिसपे हम 0 लिख देते हैं, राइट। तो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब उसके बाद हम एक तरफ स्कोर्स लेते हैं और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम स्कोर्स ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं। तो यहां अब आप देखिए 51 टू 56 टू 61 टू 66 टू 71, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। 51 टू 55 और 55 के बाद 56, 56 टू 60, तो ये डिस्क्रीट है। लेकिन जब भी हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे या हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हमें उसे कंटिन्यूअस सीरीज की तरह से टेकअप करना पड़ेगा। और यहां हम एक और भी काम कर सकते हैं कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो उसको हमेशा जो स्कोर्स का मिड पॉइंट है उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी को हम प्लॉट करते हैं। अब जैसे 51 टू 55 को जमा कर लो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा। वो मिड पॉइंट के अगेंस्ट हम 2 को प्लॉट करेंगे। इसी तरीके से अब यहां हमने क्या किया, 51 टू 56 ये एक रेंज ले ली और इसका मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली ग्राफ में आ जाएगा। सो ये इधर हमने मैक्सिमम हमारे पास 7 था, तो हमने 8 तक यहां फ्रीक्वेंसीज प्लॉट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6। ये फ्रीक्वेंसी यदि बहुत ज्यादा हो तो हम इसको 10 20 30 40 50 ऐसे भी कर सकते हैं, 5 10 15 20 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये अलग बात है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमने ये क्या किया कि एक तरफ फ्रीक्वेंसीज किया और दूसरी तरफ स्कोर्स दिए, और फिर हमने हर फ्रीक्वेंसी के सामने मिड पॉइंट, हमने आपको कहा था कि मिड पॉइंट हम लेते हैं, तो 51 और 56 के बीच में मिड पॉइंट के अगेंस्ट हमने क्या किया, 2 फ्रीक्वेंसी किया। ये आप देखेंगे यहां, और ये आप ये देख रहे हैं 51 और 56 के बीच में यहां लिया फ्रीक्वेंसी 2, 56 और 61 के सेंटर में लिया मिड पॉइंट और इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 3, 61 टू 66 का मिड पॉइंट लिया, इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 4, 66 टू 71 लिया और इसके सेंट्रल पॉइंट के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 5, 71 टू 76 लिया और उसका मिड पॉइंट के अगेंस्ट है फ्रीक्वेंसी 7, 76 और 81 के मिड पॉइंट लिया और इसका फ्रीक्वेंसी है 4, और 81 टू 86 का मिड पॉइंट लिया और इसके अगेंस्ट है फिर से 4, और 86 टू 91 लिया, इसके अगेंस्ट मिड पॉइंट के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 1। तो ये आपका क्या बना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये आपको इन सब पॉइंट्स को आप जोड़ देते हो तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और यहां पे इसको हमने इसके 0 टू 51 के बीच में एक ब्रेक लिया। इस ब्रेक का मतलब है जब भी 0 और पहला जो नंबर है उसमें और दूसरा नंबर में इक्वल इंटरवल ना हो तो यहां हम ब्रेक कर देते हैं। मीनिंग दे बाय ये 1 सेंटीमीटर 51 टू 56 जो है 1 सेंटीमीटर है, ऐसे 0 टू 51 भी 1 सेंटीमीटर है, जबकि 0 टू 51 में 51 का गैप है, 51 और 56 में 6 का गैप है। तो 6 का गैप कैन नॉट बी इक्वल टू 51 का गैप। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां जहां भी 0 के बाद बड़ा नंबर होता है उसके बाद इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं तो वहां हम ब्रेक कर देते हैं टू इंडिकेट कि ये डिफरेंस जो है वो इसके बराबर नहीं है। सिंबॉलिकली हमने इस डिफरेंस को इस तरीके से रखा है। तो ये बना आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये एक तरफ स्कोर्स और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन व्हिच हैज बीन डेवलप्ड हियर। आई थिंक ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। दूसरा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम या बार ग्राफ, इसको हम कई बार हम कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्कोर्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज के बाद इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। एक तरफ एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन आया। इसको फिर उसी तरह से हमने 51 56 जो हमारे स्कोर्स हैं उसको प्लॉट कर लिया और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर लिया। और उसके बाद हमने ये पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन थे वो बना लिए, और बनाने के बाद इसको हमने ज्वाइन कर लिया। 51 टू 56 कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 56 टू 61 कितने लोग हैं, ये 3 लोग हैं। और इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, एक तरफ स्कोर्स और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो ये हिस्टोग्राम से भी हम सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी हम सीधे सीधे हिस्टोग्राम बन सकते हैं। आप ये देखिए कि
इस पिक्चर में ये पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इनको यदि हम जोड़ देते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है, और इस ब्लॉक को यदि हम बना देते हैं तो ये हिस्टोग्राम बन जाता है. इंस्टेड टेकिंग ए मिड पॉइंट, बट वी टेक द टोटल स्कोर वैल्यू, द होल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्लास इंटरवल, और उसके अगेंस्ट हम फ्रीक्वेंसी को जब प्लॉट करते हैं तो इट बिकम्स ए बार ग्राफ और हिस्टोग्राम. नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या है कि जब हमने फ्रीक्वेंसीज किया तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये देखने के बजाय कि किस क्लास इंटरवल में कितना हुआ, यहाँ हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि जो अपर लिमिट है 55 स्कोर्स तक कितने लोग थे, 60 तक कितने लोग थे, 65 से नीचे कितने लोग थे, 70 से नीचे कितने लोग थे, 75 से नीचे कितने लोग थे, 80 से नीचे कितने लोग थे, 85 मार्क्स जिन लोगों ने लिए उससे नीचे कितने लोग थे, 90 से ज्यादा जिन लोगों ने लिए वो कितने लोग थे. अब इस डाटा को जैसे हमने किया तो हमने कैसे किया इसको, दो 51 और 55 में दो लोग थे तो 55 तक टोटल कितने थे, दो लोग थे. अब 56 टू 60 में तीन लोग और हुए तो 60 से नीचे कितने टोटल थे, तीन और दो पांच. अब पांच यहां आ गए. 61 टू 65 में फोर थे तो 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 9 14, 7 प्लस 14 21, 4 प्लस 21 25, 4 plus 25 29, 1 plus 29 30. So 30 is the total number of students which we are trying to plot. तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई. अब इस बात में आप ख्याल रखेंगे, इस बात को ध्यान से देखेंगे कि हम यहाँ अपर लिमिट जो क्लास इंटरवल है वहां तक कितने लोग आ रहे हैं हमने ये देखा है. तो उसी बात को हम यहाँ ग्राफ में भी देखने की कोशिश करेंगे और प्लॉटिंग भी उसी तरीके से होगी. एक तरफ एक्स एक्सेस, दूसरी तरफ वाई एक्सेस, और यहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और उसी तरह से हम यहाँ ये स्कोर्स रखेंगे और उसी तरह से हम यहाँ फ्रीक्वेंसीज रखेंगे वाई एक्सेस के ऊपर. और ये करने के बाद अब इंटरेस्टिंग बात जो है, क्योंकि वाई एक्सेस पे अब मैक्सिमम 7 नहीं है, तब तक हमने 8 तक किया था, अब यहाँ मैक्सिमम 30 है, तो इसको हम 30 या 35 तक लेके जा सकते हैं. और 5 का हमने इंटरवल यहाँ चूज किया क्योंकि इसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है उसमें 75% का रेशियो होना चाहिए. वो बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए. 2/3 लाइक एक शेयर 2 तरफ और दूसरा 3 पोर्शन का होना चाहिए. तो यहाँ जब हम प्लॉटिंग करते हैं यहाँ आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत होगी. 56 लाइक हमने यहाँ क्या किया, 51 टू 56 का अपर लिमिट 56 लिया हमने यहाँ. अदरवाइज जब हम डिस्क्रीट को करते हैं इसको और अच्छे तरीके से करने का तरीका ये था कि इसके हम अपर लिमिट्स ड्रॉ कर लेते कि हर यूनिट का 51 की लोअर लिमिट और 55 का अपर लिमिट यदि हम करते चले जाएं तो वो कंटिन्यूअस सीरीज बन जाएगी. मीनिंग दे 50.5 टू 55.5, ऊपर 55.5 टू 60.5, उससे ऊपर 60.5 टू 65.5, उधर 65.5 टू 70.5. तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यूअस सीरीज बना सकते थे और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ फिर 51 56 करने के बजाय हम यहाँ 55.5 करते और उसके अगेंस्ट हम 2 को प्लॉट करते. दैट वुड हैव बीन ए बेटर आइडिया. टेक्निकली आप करेंगे तो इसको ऐसे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए और इसको रेट करने के लिए जो बार ग्राफ था, फ्रीक्वेंसी ग्राफ था, उसके अकॉर्डिंगली इसको हमने ऐसे लिया और इसको हमने यहाँ माना कि यहाँ 56 जो है वो 51 और 56 के अगेंस्ट हम 2 को प्लॉट करेंगे, 61 के अगेंस्ट हम 5 को प्लॉट करेंगे, फिर 9 को प्लॉट करेंगे, 14 को प्लॉट करेंगे, एंड दिस बिकम्स, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ. ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक तरफ, स्कोर से एक तरफ, और इन सबको हम जब अपर लिमिट के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ज्वाइन करेंगे, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये बन जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ.
फोर्थ इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व, और इसको हम कई बार ओजाइव भी कहते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि किस तरह से हम ओजाइव को बनाएं। एक डाटा आपको दिया होगा, डाटा जैसे स्कोर्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी यहां तक दिया होगा। उसके बाद आपको यहां क्या करना है, जो एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो हमने पिछले ग्राफ में किया पहले उसको करेंगे, और उसके बाद एक और एडिशनल पॉइंट यहां ऐड करेंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। मीनिंग दे बाय ये जो दो है, पहले उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो है 51 to 55 में, ये दो 30 में से है, ये दो 30 में से होके ना होने के बजाय ये यदि 100 में होता तो कितना होता, तो 2 इज डिवाइड बाय 30 इंटू 100। हम यदि ये करेंगे तो इसका आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। तो इसको आप देखिए, 30 में से 30 इंटू 100 29, 30 में से 29 इंटू 100 96 पॉइंट, और ये सारा था 2 बाई 30 इंटू 100 6.67, 5 बाई 30 इंटू 100 16.6। तो ये क्या बनाया हमने, ये हमने बनाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस। तो ये काफी सिंपल है, जैसे हम चल रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास स्कोर्स थे, फिर हमने फ्रीक्वेंसीज बनाई, उनको प्लॉट किया दो तरीकों से, एक बार ग्राफ की तरह से और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरह से। उसके बाद तीसरा हमने किया कि हमने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की, और जो स्कोर्स हैं, स्कोर्स के अपर लिमिट के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया, तो वो क्या बना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और अब हमने यहां एक और एडिशनल किया, हमने क्या किया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की परसेंटेज निकाल ली, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कितने में से थी, मैक्सिमम में से 30 में से। तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि वो जो 30 में से थे दो थी, तो 100 में से कितनी होंगी 6.67, लाइक दैट। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज परसेंटेजेस हमने किया, और करने के बाद उसको उसी तरीके से हमने प्लॉट किया जैसे हमने पहले किया था, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बनाया, ऐसे ही क्लास इंटरवल्स लिखे और फ्रीक्वेंसीज एक तरफ लिखी। और उसके बाद यहां फिर आप ध्यान रखिएगा, यहां फिर हमें इस सीरीज को कंटिन्यूअस कर लेना चाहिए था, जैसे हमने पहले आपको एडवाइस किया था कि 50 की बजाय 51 की बजाय 50.5 और 55 की जगह 55.5। दूसरे में लोअर लिमिट कितना होगा 56 का 55.5, और अपर लिमिट 60 का 60.5। तो इसी तरीके से इसको करने के बाद हम यहाँ 51, 56, 61 जो लिखा हुआ है इसको लिखने के बजाय हम क्या लिखें यहाँ 55.5, उसके बाद 60.5, फिर 65.5, 70.5, 75.5, 80.5, 85.5, 90.5, इनके अगेंस्ट हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करें। अब आपने देखा होगा पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किया था तो 40 तक किया था, अब क्योंकि ये जो लिमिट है परसेंटेजेस में से निकाली है, परसेंट मींस 100, तो हमने ये जो पैरामीटर है ये 100 का कर दिया। पहले 5 का इंटरवल रखा था हमने यहाँ, अब हमने 10 का इंटरवल रख लिया है, राइट। क्योंकि फिर वही बात की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को हमें 75% के रेशियो में रखना होता है, इसलिए ये डेविएशन हमने यहाँ की। तो यहाँ देखिए कि इसको हम अब ये ओजाइव बन रहा है कि हमने 55.5 के अगेंस्ट 2 को प्लॉट किया, 60.5 के अगेंस्ट 3 को प्लॉट किया, 65.5 के अगेंस्ट 4 को प्लॉट किया, ऐसे प्लॉट करते जाएंगे तो ये शेप आ जाएगी, और इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये एस की तरह से शेप बन जाएगा, एस की तरह से। तो दिस इज अगेन ए ओजाइव, दिस इज नोन एज ओजाइव। ओजाइव इज नथिंग बट व्हेन वी कन्वर्ट द cumulative frequencies into percentage and plot against the upper limit of the class interval, तो ये क्या बन जाता है, ये ओजाइव बन जाता है। पाई ग्राफ लाइक इज नथिंग बट जब आप जैसे आपने ये अलग अलग सोर्स लिए, क्लास इंटरवल्स किए, और उसके बाद जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकाली तो हमने क्या किया, उस फ्रीक्वेंसी को हमने पहले वो 30 में से थी, फिर हमने उस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया इनटू 360। तो हमारे पास परसेंटेजेस हैं, परसेंटेजेस को फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 360 में। लाइक पाई चार्ट इज जस्ट लाइक ए सर्कल। तो सर्कल में जब हम रेशियोज कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ये मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि कोई ऑपरेशन है स्कूल सिस्टम में किसी सिटी में, तो वहां 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो 70% ऑफ द
money spent goes for instruction. इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. यस, दिस इज ए मिस्टेक हियर, विल जस्ट रेक्टिफाई दैट ऑल्सो. 12% ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के ऊपर, 18% ऑक्सिलरी एजेंसीज के ऊपर, फिक्स चार्जेस और इंसिडेंटल चार्जेस के ऊपर. तो इसका यदि हम पाई चार्ट बनाते हैं तो लेट अस सी हाउ डज इट गो. तो 70% कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्पेंड हुआ, 12% ऑपरेशन और मेंटेनेंस के ऊपर और 18% अलग अलग फिक्स चार्जेस और इंसिडेंटल. अब इस परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है एंगल्स में. तो जब हम इसको यहां करते हैं तो 70 आउट ऑफ 100 था, तो 360 में कितना होगा? 252. तो 70% का मतलब है 70 इज डिवाइड बाय 100. अभी तक ये 70 100 में से था, तो 360 में से कितना होगा? इंटू 360. तो ये डिग्री कितनी आई? 360 में से डिग्री कितनी आई? 252. ऐसे 12% का 12 इज डिवाइड बाय 100 इंटू 360, ये 43.2 डिग्री आया. ऐसे ही 18% कितना आया? 18 इज डिवाइड बाय 100 इंटू 360, ये 64.8 डिग्री आया. अब इसको हम, ये एंगल्स हमारे फाइनल हुए 252, 43.2, 64.2. इसको अब हम क्या करते हैं? इन 3 कलर्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं. और एक जो आपका सर्कल है, सर्कल में 12% था, तो 12% कन्वर्ट हुआ किसमें? 360 में. तो ये कितना बना? 43.2%. दूसरा 18% था, तो 18% को हमने कन्वर्ट किया डिग्रीज में, 64.6. तो ये डिग्रीज में यहां पे हमने प्लॉट किया. और तीसरा 70% था, जिसको हमने कन्वर्ट डिग्रीज में किया, तो वो आया 252 डिग्रीज. तो ये पाई में हमने 70% को 252 डिग्रीज के अगेंस्ट प्लॉट किया. तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर ए पाई ग्राफ. The idea of making this presentation was that you all understand that how a collected data, जो हमने रिसर्च के लिए जो डाटा कलेक्ट किया है, उस कलेक्टेड डाटा को हम किस तरह से टेबुलेट करें, ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करें. और ग्रुप डाटा से हम फिर मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, एवरेज डेविएशन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, परसेंटाइल रैंक निकाल सकते हैं, परसेंटाइल्स निकाल सकते हैं. और उसके बाद यही चीजें जो है हमें इन्फ्रेंशियल, ये सारी जो मैंने स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स बताई, ये सारी डिस्क्राइब करने में हेल्प करती हैं डाटा को. और उसी के साथ ये जो ग्राफ्स हैं, ये एक विजुअल पिक्चर देने की कोशिश करते हैं, जिस विजुअल पिक्चर से आप डाटा के बिहेवियर को समझने में आपको बहुत आसानी होती है. तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी रिसर्च डाटा एनालिसिस करने के लिए, which is very fundamental. I hope this will help you to learn and practice few things with examples, and I would really wish that you make use of this and perform better in your examination. Thank you so much.